नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। अन्नामलाई जिनके की संभवतः उत्तर भारत में किसी भी दक्षिण भारतीय नेता से अधिक अनुयायी है, फॉलोअर्स हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं उत्तर भारत में? वो इसलिए क्योंकि वो अभी तक जो बात कर रहे थे वो भारत की बात कर रहे थे और भारतवर्ष की बात कर रहे थे, और द्रविड़ फिलॉसफी को वो एक कैंसर बताते थे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अचानक जो है उनके रुख में परिवर्तन आया। पहले तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण और लोगों ने बताए, लेकिन हमने उसको जो है कभी सार्वजनिक किया नहीं। वैसे कुछ दिनों पहले इसी अन्नामलाई फिनोमेनन पे हमने श्री कुमार कन्नन जी के साथ में एक एपिसोड किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा। अभी जो है उन्होंने नॉर्थ इंडियंस के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है, और नॉर्थ इंडियंस के विरुद्ध मोर्चा खोलने का मतलब सीधे सीधे होता है कि भाई वो भी जो है वो द्रविड़ नाडु की राजनीति में एक और प्लेयर हो गए हैं। अभी तक सभी लोग ये कह रहे थे कि भाई अन्नामलाई जो थे वो द्रविडियन पार्टी से अलग एक राजनीति करना चाहते थे, वो अपना एक अलग स्पेस क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन आज जो उनका जो फेमस ट्वीट आया है नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ में, उसको देखकर तो यही लगता है कि भाई हमने इसको क्या समझा था और ये क्या निकला। हमें पता नहीं है कि भाई अन्नामलाई को इतना प्रमोट करने के लिए हमें अपने दर्शकों से माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। अभी इसको पोस्टपोन कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन एक झटका तो हमें अवश्य लगा है कि भाई ये व्यक्ति जिसको हम एक राष्ट्रवादी मानते थे, जिसको हम ये मानते थे कि यह पूरी तरह से आत्मसात है भारतवर्ष के रंगों में, वो अब कुछ क्राइम्स के लिए नॉर्थ इंडियंस को दोषी ठहराना है और ये कह रहा है कि साहब के जितने भी लोग तमिलनाडु में आते हैं नॉर्थ इंडिया से, उन सबका अलग से हिसाब किताब होना चाहिए। भाई इतना तो जो द्रविडियन सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने भी नहीं कहा आज तक। तो ये अन्नामलाई के जो स्वर हैं ये क्यों बदले हैं? पहली बात तो ये है कि ये बात करते हैं कि साहब अन्नामलाई के साथ में समस्या क्या हुई। कि अन्नामलाई ने जब अपना वो एडमन इन मक्कम शुरू किया था, जो मक्कन जो उनकी पदयात्रा थी और जिससे उन्होंने गैल्वेनाइज किया था और जिसके सहारे वो 11% वोट उन्होंने दिलवाए थे, अब उसकी सही तस्वीर धीरे धीरे आ रही है, ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। क्योंकि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, लोकसभा चुनाव के बाद ही उनकी साइडलाइनिंग आरंभ हुई थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो स्वयं की सीट हार गए थे, 3 नंबर पे आया था, तीसरे नंबर पे, और जिसके लिए उन्होंने कहा था कि भाई ये इसके लिए ये गैंगअप कर गए हैं। डीएमके और एडीएमके दोनों ने गैंगअप कर लिया। तो इतना तो किसी को भी पता होना चाहिए था कि डीएमके और एआईडीएमके जो है वो गैंगअप तो करेंगे, और ख़ासतौर से तुम्हारे विरुद्ध करेंगे, क्योंकि तुम जो है वो डीएमके के करप्शन को फोकस करते हो, वो तो ठीक है, तुम अन्ना डीएमके को क्या बल्कि जयललिता के विरुद्ध भी बोलते रहे। जयललिता के विरुद्ध भी बोलते रहे, तो जयललिता के विरुद्ध कुछ भी कहेंगे आप तो आपकी बात जो है वो अन्ना डीएमके वाले तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो पूरी पार्टी जो है वो देवी के रूप में जयललिता की पूजा करती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कई जो बीजेपी के अंदर के लोग थे उनसे भी जो बात करते हैं तो कहते कि भाई ये व्यक्ति स्वयं का कार्य कर रहा है, पार्टी का कार्य नहीं कर रहा। चलिए वो भी मान ली बात, पर्सनालिटी कल्ट बिल्डअप कर रहा है अपना, और पार्टी के लिए कुछ विशेष नहीं हो रहा है। पार्टी के लिए कुछ विशेष हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो तभी पता चल गया जब अन्नामलाई बुरी तरह से फेल हुए, और ऐसे सेगमेंट्स जहाँ पे सदैव लीड करती थी भारतीय जनता पार्टी, उन सेगमेंट्स में भी लीड पाना मुश्किल हो गया। दूसरी बात जो है वो बहुत मज़े की बात आई है कि भाई वो एक पहले जब घड़ी वाला एक घड़ी वाला जो एक प्रकरण हुआ था, जिसमें लोगों ने ये कहा था कि भाई ये तुम्हारी इतनी एक्सपेंसिव घड़ी है, ज़रा इसके रसीद बताओ,
अब बताया जा रहा है कि भाई बात सही थी, वो घड़ी जो थी उनको जो है वो किसी डीएमके के नेता ने ही दी थी और उसकी रसीद उसी के पास थी, इसीलिए डीएमके वाले जो है बार बार उनको छेड़े रहे थे, रसीद बताओ। और उसको जो है वो बड़ा इवेट कर रहे थे अन्नामलाई। खैर, आप लोग ये भी कहेंगे कि साहब कि पहले तो आप बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, अब क्या बात हुई? तो भाई हमको भी नया चेहरा दिखा है, तो जब नया चेहरा दिखा तो उस नए चेहरे के संदर्भ में जो बहुत सारी जो बातें थीं जिसको हम इग्नोर कर रहे थे और सोच रहे थे कि पता नहीं क्या भाई कुछ लोग जो है ईर्ष्यावश ये कह रहे होंगे, उनमें अब तथ्य नज़र आने लगा है। तथ्य नज़र आने लगा है। जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लोकसभा के लिए जो फंड्स दिए गए उनका उपयोग ठीक से नहीं किया गया। वो पूरा का पूरा ट्रस्ट जो था उन फंड्स का और सारे के सारे जो फंड्स थे वो अन्नामलाई के माध्यम से दिए गए बताए और वो लोगों तक नहीं पहुँचे, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं। देखिए हमारे पास सही पूछे तो इसके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन ये बात जो है ये चारों तरफ चल रही थी। आज भी पुराने लोगों ने, जैसे एक महेश जी हैं, महेश जी बहुत दिनों से अन्नामलाई के विरोध में लिख रहे थे कि भाई ये अन्नामलाई जो है ये जो असली पुराने कार्यकर्ता है उनके साथ नहीं है, ये अपनी एक अलग विधा या अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। और वो देखिए बहुत सारे जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता अन्नामलाई की तरफ चले भी गए, तो बीजेपी का जो नुकसान करना है वो कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन इज बीजेपी बेटर ऑफ विद अन्नामलाई विदाउट अन्नामलाई। जैसे महेश जी ने कहा कि भाई मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि ये बंदा जो है ये स्वयं के लिए है, ये पार्टी के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी एक, आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक सीमा के बाहर, एक सीमा के बाद फिर ये व्यक्तिवाद नहीं चलता है। यहाँ तक कि यदि आप योगी जी को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि योगी जी भी जो है वो संयत रहते हैं, अंदर अंदर जो है वो जो कुछ भी हो, लेकिन पार्टी के मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करते। वो एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने पूरी तरह से ध्यान देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से अवश्य चलाते हैं, लेकिन पार्टी के कामों में उनकी दखलंदाजी बिल्कुल ना के बराबर है। पार्टी जो है वो पार्टी अध्यक्ष ही चलाता है, पार्टी अध्यक्ष उनके साथ तारतम्य रखता है तो पार्टी और अच्छी तरह से चलती है, और पार्टी अध्यक्ष यदि उनके साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाता है तो पार्टी में गड़बड़ होता है। तमिलनाडु में क्या हो रहा था? तमिलनाडु में जितने भी पुराने नेता थे, आखिरकार वहाँ है नेता तो है, बन नहीं पाए कोई बड़े नेता, लेकिन नेताओं के साथ साथ वहाँ पर समर्पित कार्यकर्ता जो विपरीत परिस्थितियों में 30, 40, 50 वर्षों से कार्य कर रहे हैं वो भी है वहाँ पे। उनको एक साथ ना ले चल कर और एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन, और वो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन में भी बल्कि वो वर्चुअली ज़्यादा और फिज़िकली कम। देखिए आरएसएस का क्या तरीका है, आरएसएस जो है वो वर्चुअली तो शून्य रहती है, जो भी गलत है। मुझे लगता है कि वर्चुअली भी थोड़ा प्रेजेंस तो होना ही चाहिए और क्रेडिबल प्रेजेंस होना चाहिए, लेकिन उनका जो फिज़िकल कनेक्ट है, पर्सनल कनेक्ट है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है तो भाई पर्सनल फ़ोन अवश्य आएगा। आप 2-4 कार्यक्रमों में नहीं भी जा रहे हैं तो भी उनको अवश्य आएगा, बुलाया अवश्य जाएगा, नेटवर्किंग करने के लिए लोग आपके पास आएंगे भी। इस सदैव ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि वो संपर्क जो है वो जो जाने माने कांग्रेसी हैं उनसे भी करते रहते। संघ के एक बड़े पदाधिकारी हैं, कहते हैं कि साहब कि जो हमारे विरोध में उनसे मैं पहले जाके मिलता, उनसे पहले जाके मिलता। तो नैरेटिव तो अच्छा बना लेते हैं अन्नामलाई, लेकिन भाई
नैरेटिव जब जिस रास्ते पे अब वो जा रहे हैं वो किसी भी तरह से राष्ट्र का रास्ता तो नहीं हो सकता। मैं केवल ये एक आशा कर रहा हूँ कि शायद ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है ये एक अपवाद है, शायद वो राष्ट्र के रास्ते पे ही चलेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे ये आज विशेष बनाना पड़ रहा है कार्यक्रम, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।